हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं। इसमें भारत में कौन क्या है, लगभग 40 नामों पर चर्चा होगी। और नाम केवल ऐसे नहीं कि आपको फ़ोटो दिखा दी हो, कब से बने हो, क्या कर दिया है, वो सब नहीं। उनके विषय में जानकारी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जिनको पीसीएस देना है, जिनको बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, लेखपाल का देना है और अपकमिंग एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला, भारत के राष्ट्रपति। समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति नाम लिखा हुआ है श्री रामनाथ कोविंद। ये 25 जुलाई 2017 से बने हैं। समझिएगा, मैंने लिखा है 14वें। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनके पहले भी 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखिए, आप लोग पहले कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि कोई चीज़ बताने लायक हो तो बताई जा सके। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय गणराज्य की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, ठीक। और अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होनी चाहिए। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के ये प्रथम नागरिक होंगे, सबको मालूम होगा। और अभी इनकी सैलरी 5 लाख पर मंथ हो गई है। आप जानते हैं, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति की पेंशन और वेतन को रोका नहीं जा सकता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, आपातकाल हो। निवास दिल्ली में है। दिल्ली में जिस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उसको रायसीना हिल्स कहा जाता है। पहले वहाँ रायसीना हिल्स की पहाड़ियाँ थीं। भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबको मालूम होगा, भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। 20 जुलाई 2017 को विपक्ष की नेता थी मीरा कुमार। ये मीरा कुमार वही हैं जो पहली लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और सेकंड कौन थी? सुमित्रा महाजन। तो ये जो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी उनको चुनाव हराया था इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 3,34,000 वोटों से। 20 जुलाई को उन्होंने हराया। उसके बाद 25 जुलाई 2017 को इन्होंने पद ग्रहण किया। वही स्क्रीन पर लिखा हुआ है 25 जुलाई 2017 को। मैं 14वें व्यक्ति कह रहा हूँ। 3 कार्यवाहक भी रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और तो बता दें इनके विषय में। ये सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी के निवासी हैं। चूँकि हम लोग भी यूपी के निवासी हूँ, उसमें भी अच्छी बात, मैं कानपुर का निवासी हूँ। ये भी कानपुर देहात में डेरापुर तहसील है, वहाँ के निवासी हैं। परौख गांव है, वहाँ के निवासी हैं। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, दिल्ली में वकालत कर चुके हैं और यूपीएससी भी ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। चलिए आते हैं अगले फ़ोटो पर। अगली फ़ोटो भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बाद ये दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। जैसे राष्ट्रपति को कहा जाता है भारत के प्रथम नागरिक, इसी तरह भारत के जो उपराष्ट्रपति उनको कहा जाता है भारत के द्वितीय नागरिक। जो उपराष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है। और अनुच्छेद 63, वहाँ पे अनुच्छेद 53 था, याद रखिएगा, राष्ट्रपति में। इसी तरह अनुच्छेद 63 यहाँ पे है, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ख़ास बात यह है कि इसके चुनाव में जो भारत के उपराष्ट्रपति इस समय श्री वेंकैया नायडू जी हैं, आप जानते हैं बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य वोट डालते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कभी आ जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। सबको मालूम होगा, लोकसभा में कुल मिला के 545 पद हैं, 545, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। यानी कितने हो गए? 545। इसी तरह जो आपके राज्यसभा है वहाँ भी जो हैं वो 245 हैं। यहाँ 545 था, वहाँ पर 245 हैं। और उस 245 में, नोट भी करते रहिएगा, उस 245 में 233 निर्वाचित होते हैं 6-6 साल के लिए और 12 लोग मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यानी फिर से समझिएगा, लोकसभा में 543 प्लस 2, ऐसे लिख लीजिएगा, 2 प्लस के बाद 2 लिखा है, ये मनोनीत हैं। और राज्यसभा में है 233 प्लस 12, यानी 233 जो हो गए वो निर्वाचित और जो 12 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। यानी राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545, यानी कुल मिला के 790 लोग वोट देते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रही होगी बात।
आते हैं तीसरे में। तीसरे में भारत के प्रधानमंत्री। भैया भारत के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, यानी ये 17वें प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन व्यक्ति क्रम में ये 15वें हैं। व्यक्ति क्रम में क्या है, 15वें। और अगर कहा जाए पद क्रम में तो 17वें। पद का क्रम का मतलब क्या हो गया, 17वीं लोकसभा है, हर लोकसभा में एक प्राइम मिनिस्टर तो होगा ही, तो 17वीं लोकसभा है, मतलब इस तरह से है ना। पद क्रम का मतलब 15वें व्यक्ति हैं, यानी अब तक कुल मोदी जी को मिलाकर 15 लोग ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। जैसे आप जानते हो श्रीमती इंदिरा गांधी जी 2 बार 3 बार बनी, 3 बार बनी। अटल जी 1 से ज़्यादा बार बने। आदरणीय मनमोहन सिंह जी वो ज़्यादा बार बने। जवाहरलाल नेहरू जी वो तो बहुत ही ज़्यादा बार बने थे, है ना। तो इसी तरह से पद क्रम इनका जो है व्यक्ति क्रम में ये 15वें हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार, सॉरी 15 नहीं 75, 15 बोल गया मैं गलती से। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अब ये एक अलग की बात है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को बुलाता है कि मिलीजुली सरकार वालों को बुलाता है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री बनना लोकसभा का भी सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, इवन विधानसभा का या वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीने में वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं ना कहीं वो आ जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे, मैं बार बार राष्ट्रपति मेरे मुंह से निकल रहा है, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे वो नेहरू जी रहे। हमारे डॉक्टर जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, लगभग 16 साल 17 साल मानिए 3000 कुछ दिन, 16 साल 280 प्लस दिन, 280 82 86 ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पक्का 16 साल 280 प्लस दिन है। अब 280 हो 86 हो ऐसा कुछ है। ठीक है, और पहले मोदी जी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण बहुमत के साथ पूरे हुए किए हैं। देखिए पहले भी ऐसे पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। आप जानते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की थी। लेकिन पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हों, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, वो मोदी जी पहले हैं। और ख़ास बात ये भी है, ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है, यानी आज़ादी के बाद हुआ है। ठीक, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। ठीक है, और 26 मई 2014 को ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें थी, 282, और बाद में दोबारा चुनाव हुआ तो 30 मई 2019 को, और ये प्रचंड बहुमत से आए हैं। तो जो पिछली बार 282 सीटें थी वो हो गई 303। ठीक है भाई, तो 17वीं लोकसभा है, 15वें प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, सबसे कम एज में प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। सबसे अधिक एज की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे मोरारजी देसाई की। महिला की बात करेंगे तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे आते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। केवल इसमें कुछ कम बातें बताएंगे क्योंकि वेंकैया नायडू के विषय में बता चुके हैं। राज्यसभा के ये जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है, और बता चुके हैं अपना इस्तीफा ये देते हैं, राष्ट्रपति को बता चुके हैं, इनके विषय में ज़्यादा नहीं बताना है। चलिए 5वें की बात करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं, कोटा से सांसद हैं ये। ठीक है, और प्रथम लोकसभा की जो बैठक होती है उसी में इनका चुनाव हो जाता है। और माना जाता है कि लोकसभा, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा से ही चुना जाएगा, मतलब वो किसी न किसी पार्टी का होगा। लेकिन फिर भी नैतिकता ये कहती है, राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि लोकसभा का अध्यक्ष दलीय की जो सीमाएँ होती, दल की सीमाएँ होती, इनसे परे होता है, और वो अपनी पार्टी से मान के चलिए अघोषित या घोषित इस्तीफा भी दे देता है। वो सभी के साथ समान व्यवहार करता है। इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है। पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंका, जीवी मावलंका जी थे। स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती, आप याद रखिएगा। क्यों नहीं दिलाई जाती? क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ पहले ही ले चुका था। और ख़ास बात, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है,
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते भले राष्ट्रपति हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन बच्चे एसएससी में और बीएड में, रेलवे में, आईएएस पीसीएस वाले तो जानते हैं, बाकी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आएंगे, वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, यानी वर्तमान में ओम बिरला, और 17वीं लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष 17वें हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अगले में भैया राज्यसभा के उपसभापति। अभी आपने पढ़ा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, इसी तरह से राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। इन्होंने जेडीयू से है, जनता दल यूनाइटेड, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है। और वीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के एक बड़े नेता है वीके हरिप्रसाद, उनको इन्होंने चुनाव में हराया था। वैसे भी भारतीय जो संसद है इसके इतिहास में एक परंपरा रही है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष पद या राज्यसभा का उपाध्यक्ष या लोकसभा में विपक्ष का नेता, इस तरह के जो पद होते हैं उनको अपनी सहयोगी पार्टियों को देने का एक दबाव भी रहता है, या नैतिकता समझ लीजिए। जो ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी पार्टी है, बिहार में आप जानते होंगे जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार, अभी तक शरद यादव भी थे, वो चले गए हैं, तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और 9 अगस्त 2018 से हैं। ये 20वें, अगर देखा जाए तो 20वें राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, 20वें। लेकिन याद रखिएगा व्यक्ति क्रम में ये 12वें हैं, व्यक्ति क्रम में ये 12वें। कई लोग 3-3 बार 4-4 बार हुए, नजमा हेपतुल्ला जी, श्यामलाल जी यादव जी, ये कई ऐसे हैं जो एक से अधिक बार हुए, तो व्यक्ति क्रम में ये 12वें हैं, इसलिए मैंने 12वां लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया राज्यसभा के नेता। देखिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नेता विपक्ष दोनों होते हैं। तो नेता सदन थावरचंद गहलोत जी हैं, ठीक है, और वर्तमान में ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के मंत्री हैं, दलित चेहरा हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं। और जून 2019 से अरुण जेटली जी, आप जानते हैं पूर्व वित्त मंत्री हमारे देश के रहे हैं, बेचारे दुनिया में नहीं, स्वर्गीय हैं, तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी की जगह इनको बनाया गया था। ये एमपी से आते हैं, ठीक है, और 2018 में ये राज्यसभा, 2012 और 18 दोनों में ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो राज्यसभा में नेता भी होगा, नेता सदन की बात कर रहे हैं, नेता विपक्ष भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा था राज्यसभा में नेता सदन होता है, नेता विपक्ष भी होता है। नेता विपक्ष देखिए समझिएगा, कुल सदस्यों की संख्या का 10% होना चाहिए, यानी अगर 245 सदस्य हों तो कम से कम 25 सदस्य या 24 सदस्य राज्यसभा में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी सदस्य है उसकी 40+ सीटें हैं, तो ये विपक्ष के नेता हैं हमारे। और गुलाम नबी आज़ादी देश के ये कई बार ये लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग राज्यसभा के महासचिव की। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में महासचिव भी होते हैं। तो फिलहाल राज्यसभा के महासचिव हैं श्री देश दीपक वर्मा जी। ये 1 सितंबर 2017 से राज्यसभा के महासचिव हैं। खास बात ये यूपी कैडर के हैं। ये अल्मोड़ा में, बरेली में, अलीगढ़ में, आगरा में, सभी में मंडलायुक्त कमिश्नर भी रह चुके हैं। लखनऊ में बहुत साल पुराना एक विवाद था, शिया सुन्नी विवाद, इसको सुलझाने में भी इनकी बड़ी अहम योगदान था देश दीपक वर्मा जी का। और मंत्रिमंडल की सचिव की रैंक इनकी होती है। ठीक है, चलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है, पहली बार ऐसा हुआ मैंने ये सब लिखा हुआ है, तो भाई ये सब भी करते देना, बड़ी मेहनत लगी इसमें। आते हैं अगला भैया, लोकसभा की महासचिव। जैसे वहाँ पे राज्यसभा के महासचिव श्री देश दीपक वर्मा जी थे, इसी तरह से लोकसभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। और चुनाव, इनका जो चुनाव होता है लोकसभा के महासचिव का, आपने देखा होगा ब्लैक एंड लिखा प्रथम महिला, ये पहली महिला जो इस पद तक पहुंची हैं। ये इनका चुनाव लोकसभा के स्पीकर का विशेषाधिकार होता है। ये आईएएस अधिकारी हैं एमपी कैडर की, कुल मिला के ये स्पीकर की सलाहकार होती हैं। अगर आपने कभी लोकसभा की कार्रवाई देखी तो आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं और उनके सामने जितने भी सांसद हैं वो बैठते हैं। आप देखिएगा लोकसभा के स्पीकर के ऊंचा जो सीट है उसके नीचे बीचों बीच एक महिला बैठती है जो सदस्यों को नाम लेके उन्हें शपथ दिलाती है, वही ये है लोकसभा की महासचिव हैं। और लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति अलोकतांत्रिक या अमर्यादित
या कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है, कोई मुंह से गलत शब्द निकाल देता है जो नहीं निकालना चाहिए ऐसे शब्द, तो उन शब्दों को लोकसभा की अध्यक्ष जो हैं उनकी इजाज़त लेके ये उसको रिकॉर्ड से हटा देती है। मान लीजिए किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया गुस्से में बोलते बोलते और उस पर किसी को आपत्ति के साथ ये शब्द तो गलत है, तो ये अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, असंसदीय है, तो उसको हटाने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है भाई, चलिए अगले में आते हैं। अब आते हैं भैया भारत के राष्ट्रीय सलाहकार। तो भैया राष्ट्रीय सलाहकार, इनका नाम तो सबने खूब सुना होगा, और अभी जो फिल्म आई थी वो कौन सी थी आपकी, विक्की कौशल की मूवी, मुझे मौके पे नाम नहीं याद आ रहा है ना, तो उनमें भी इसके विषय में हमारे जो परेश रावल उन्होंने एक्टिंग की थी। तो राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भी मुद्दे होते हैं उसमें प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। ये 5वें हैं, हालांकि इनके लगातार 2 कार्यकाल हो गए हैं, और मई 2014 से ही, जब से मोदी जी सरकार में, तब से लगातार ये उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। 31 मई 2019 को इनको दूसरा कार्यकाल मिला है, और सैलरी इनकी लगभग मान के चलिए 1.5 लाख प्लस है। वैसे तो एग्जैक्ट 1,62,500 है, लेकिन 1.5 लाख प्लस है। और आपको बताएं ये एकमात्र ऐसे कीर्ति चक्र विजेता है। कीर्ति चक्र केवल सैन्य अधिकारियों को मिलता है, और ये हैं IPS पुलिस अधिकारी हैं। तो ये एकमात्र ऐसे कीर्ति चक्र विजेता है जो सैन्य अधिकारी नहीं है, यानी पुलिस अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उसके बावजूद इनको कीर्ति चक्र मिला है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इन्होंने योगदान दिया होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर कई, और आजकल जो चीन में जो तलवान घाटी में विवाद चल रहा है, वहाँ भी माना जा रहा है कि इनकी ही भूमिका है, चीन के हाथ या चीन जो पीछे हो रहा है। और भी माना गया कई तरह की स्ट्राइक, बालाकोट या इस तरह की जो स्ट्राइक हुई, माना गया उसके पीछे भी प्लानिंग दिमाग इन्हीं का था। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान दीजिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में मैंने लिखा है पहले, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। देखिए हमारे यहाँ थल सेना, जल सेना यानी नेवी है, एयरफोर्स है और मिलिट्री है, इन तीनों का हेड बनाया गया किसको, जनरल विपिन रावत को। ये पहले थल सेना अध्यक्ष थे, और 1 जून 2020 से इनको जो है दोबारा भी पद देने की संभावना है। 1 जून 2020 से 24 दिसंबर 2019 पे इनके नाम की घोषणा हुई, और 1 जनवरी से इन्होंने पद अपना संभाला। 31 दिसंबर लिखा है, कोई बात नहीं भाई, 31 दिसंबर 2019 लिखा है, आप इसको 1 जनवरी 2020 भी मान सकते हैं। ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। हालांकि CDS की ज़रूरत जो कारगिल की युद्ध हुआ 1999, वहाँ भी आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन तब राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि किसी को CDS बनाया जा सके। भाई माना जाता ना कि जो थल सेना, नेवी, एयरफोर्स वाले, इन तीनों को अलग अलग कमांड देने के बजाय हम किसी एक को कमांड दें, ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और दुश्मन देश के ऊपर टूट पड़ा जाए। एक हेड होना चाहिए, वही सोच करके इनको बनाया गया है। ठीक है, और अब रक्षा और जो रणनीतिक मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री केवल एक ही व्यक्ति से सलाह लेगा, यानी इनसे। अब उन्हें तीनों लोगों से, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष से सलाह लेनी पड़ेगी। उनसे सलाह तो यही ले लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले भैया वायु सेना अध्यक्ष। वायु सेना अध्यक्ष देखिए, ये 30 सितंबर 2019 से बने हैं, ये 26वें बने हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, इनके विषय में ज़्यादा नहीं बताना, पर्सनल बातें इन लोगों की नहीं बताई जाती हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं हम लोग वायुसेना दिवस। इनके विषय में एक बात, इंटरेस्टिंग बात हम बताएंगे लास्ट में। अगला आता भैया थल सेनाध्यक्ष। तो थल सेनाध्यक्ष डेट पड़ी हुई 31 दिसंबर 2019 से जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं, और इन्होंने जगह ली है विपिन रावत जी की। आपको मालूम होगा विपिन रावत अभी बताया कि भारत के पहले CDS बन गए हैं। इनका क्रम 28वां है, और 15 जनवरी को थल सेना अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी मानिएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी को ही भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे जनरल KN करियप्पा, उनके हाथों में कमान आई थी। उसके पहले तो ब्रिटिश सेना के हाथ में
मतलब ब्रिटिश कमांडर के हाथ में हमारी देश की सेना की कमान थी। तो पहले इंडियन जो थे KM करियप्पा थे, तो उनको जब कमान मिली थी थल सेना की, वो मिली थी 15 जनवरी को, इसीलिए 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। चलिए बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं भैया नौसेना। देखिए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सेना है नौसेना हमारी, ठीक। और इसकी स्थापना जो है वो 4 दिसंबर, आपको ऐसे हम बता दें, इसमें तो बहुत लंबी बात है कि इनकी स्थापना तो 1932 में ही हो गई थी, लेकिन उतना नहीं बता रहे हैं, आप समझिएगा। पहले जो नौसेना के अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह जी, ये 31 मई को बनाया गया है इनको 2019 को, और ये भारत के 24वें हैं। ये बोर्ड पे, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। वैसे आप समझिएगा नौसेना की स्थापना तो 1619 में ही हो गई थी। कब? 1619। आप चौंकोगे कि सर 1619, अरे इसकी स्थापना को तो 400-500 साल हो रहे हैं। जी हाँ, 1619 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन तब का भारत अब का भारत अलग है। तो नौसेना दिवस कब है भैया? 4 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं, इसकी छोटी सी घटना आपको बता दें। आपको मालूम होगा 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, या ये समझ सकते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बना दिया गया बांग्लादेश, अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। उस युद्ध के दौरान नौसेना ने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व ताकत दिखाई थी, और 4 दिसंबर 1971 को ही एक ऑपरेशन हुआ था जिसको बोलते थे ऑपरेशन ट्राइडेंट। नाम कहीं नोट कर लीजिएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसके तहत कराची का जो उनका बंदरगाह है उस पर ज़बरदस्त हमला बोला गया था, और हमला इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तानी नौसेना जो है उसकी पूरी कमर टूट गई थी, और भारत युद्ध में विजयी रहा था। इस दिन को याद करने के लिए ही 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नौसेना दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला नीति आयोग। थोड़ा नीति आयोग समझिएगा, पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी। नीति आयोग के विषय में आप बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस ये समझ लीजिएगा इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं। हालांकि इसके पदेन सदस्य जो हैं उसमें राजनाथ सिंह जी भी हैं, निर्मला सीतारमण हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र तोमर जी भी हैं। उसके अलावा नितिन गडकरी जी भी हैं, थावरचंद गहलोत जिनके विषय में भी बात करी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ये भी हैं, ये सारे लोग हैं। नीति आयोग एक तरह का थिंक टैंक है, थिंक टैंक है। ये केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य स्तर पर जो है सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श देता है। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग बना कब से है? ये 1 जून 2015 से बना है, यानी योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा भैया, इसके 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, प्लस पदेन सदस्य में मैंने बता दिया, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह जी, नरेंद्र तोमर जी हैं। उसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, थावरचंद गहलोत जी हैं। वही जो थावरचंद गहलोत कौन, जो भी मैंने बताया जिनके लिए, जो राज्यसभा में नेता हैं, प्लस रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और ये भी याद रखिएगा, राज्य जितने भी अपने हैं देश में राज्य, उन सबके मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष क्यों नहीं है भाई? उपाध्यक्ष आया तो अध्यक्ष कहाँ गया? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर 3 जो मेन कमेटी उनका अध्यक्ष है। एक प्रधानमंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी संसद सदस्य है, प्लस कैबिनेट का सदस्य है, प्लस वो नीति आयोग का सदस्य भी है। तो 3 सदस्य हैं वो, ठीक है। चलिए अगला नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। अभी नीति आयोग के विषय में आपको अच्छे से बता चुके हैं। 17 फरवरी 2016 से लेकर इनका पद प्रारंभ हुआ था, और इनका पद आप समझिएगा 30 जून 2019 से समाप्त हो गया है। और आज है तारीख 7 जून, सॉरी आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई, यानी पद खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, इनका पद बढ़ा दिया गया है, और इनका पद अब जो है वो 30 जून 2021 तक कर दिया गया है।
30 जून 2021 तक। यानी जो लोग ये सोच रहे होंगे सर इसको याद करने से क्या फ़ायदा, ये तो रिटायर हो जाएंगे इसी साल, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इनका पद 30 जून 2021 तक है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग वित्त आयोग की। ठीक है भाई, तो ये जो वित्त आयोग है हमारा, ये 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे NK सिंह। और SSC में या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम जो फाइनेंस हमारा आयोग था उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी जी। मास्क मैंने लगाए हुए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें, डिक्लेयर कर दें, ये PDF हमने ये कहीं से डाउनलोड की, यानी मेरा लिखा हुआ नहीं है, हमने केवल इसमें डेट लिखी है और बाई कंपटीशन को अपने YouTube चैनल का नाम लिखा है। यानी कोई ये क्लेम करे ये PDF हमने बनाई थी तो हो सकता है उसी ने बनाई हो। और वैसे भी मैंने गूगल से निकाली है, तो गूगल में तो लोग डालते इसीलिए ताकि लोग डाउनलोड करें और देखें। ठीक है ना। चलिए, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए भैया कौन, NK सिंह। 22 दिसंबर 2017 से कार्यकाल प्रारंभ हुआ इनका, ये 15वां कार्यकाल है। संविधान का अनुच्छेद 280 और 81 के अंतर्गत वित्त आयोग की बात की गई है। चूँकि संविधान के अनुच्छेद में ये है, इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग है। देखिए दो बातें होती हैं, एक संवैधानिक, एक संविधिक। संवैधानिक का मतलब ऐसे आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है, और एक ऐसा जिसका उल्लेख संविधान में ना हो उसको बोलते हैं संविधिक। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो हम एक कोचिंग चलाते हैं, तो ये मेरी कोचिंग जो है वो संविधिक है। संविधिक कैसे, हमारा उल्लेख संविधान में तो नहीं, अगर संविधान में होता हम संवैधानिक हो जाते, लेकिन संविधिक क्यों, क्योंकि हम संविधान के अनुरूप ही तो पढ़ा रहे हैं। संविधान कहता है लोगों को अच्छा नागरिक बनाओ, अच्छा पढ़ाओ, तो हम भी तो यही बात कहेंगे भैया अच्छा पढ़ो, नौकरी करो, आगे बढ़ो, देश की सेवा करो, तो हम भी तो वही बातें कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है। इसका मतलब ठीक है भैया, संविधिक और संवैधानिक में अंतर समझ लीजिएगा। तो ये संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक। ये एक अर्ध न्यायिक आयोग भी है, अर्ध न्यायिक है, और ये सलाहकार है एक तरह का। देखिए ये केवल सलाह दे सकता है फाइनेंस की, अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनकी सलाह को माने ना माने ये उन पर डिपेंड करता है, यानी केवल सलाह दे सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी जो हैं वो हमारे देश के हैं के वेणुगोपाल। ये 30 जून 2017 को बने हैं, भारत के 15वें ये अटॉर्नी जनरल हैं। ख़ास बात ये है, देखिए समझिएगा अटॉर्नी जनरल क्या होता है। जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं, अपना एक वकील रखते हैं। वकील इसलिए रखते हैं कि भाई हमारा कोई भी मुकदमा होगा हमारी तरफ से तुम जाओगे। उसी तरह भारत सरकार का ये मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुख्य वकील होंगे। ध्यान रखिएगा ये सरकार के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होगी, और संविधान के अनुच्छेद 76 और 88, 76 और 88 इसी से संबंधित है। अब 76 वाला आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी जो है उसका उल्लेख या उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो आप याद रखिएगा 76 और 88 में भी इनके विषय में बातें की हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं, हटाने का इनका कोई आधार नहीं है, राष्ट्रपति के हिसाब से होते हैं। और एक क्वेश्चन 10वीं बार एग्जाम में आ चुका है कि ये संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन नोट करिएगा लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में जा सकता है, बहस कर सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ये कई बार ऐसे पूछा गया है कि कौन है जिसको लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में बहस करने का अधिकार है लेकिन वोट देने का नहीं। तो आपको याद रखना ऐसे कौन थे, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक, चलिए, और उन्हीं के देखिए उन्हीं के एक तरह से कह सकते हो आप कि असिस्टेंट होते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं 10 अक्टूबर 2018 से। आप ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है भाई, ये भी एक विधि अधिकारी हैं, जो विधि अधिकारी मतलब एक तरह के कानूनी अधिकारी हैं जो अदालतों में केंद्र या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, अभी की बता रहा हूँ, आज 7 जून है,
सॉरी 7 जून नहीं, 7 जुलाई है, मैं 12 जून बोला हूँ, 7 जुलाई है। और अभी 10 दिन पहले यानी 29 जून 2020 को 29 जून 2020 को उनका कार्यकाल ख़त्म होना था। लेकिन हमने भाई ये वीडियो बनाया, तुम लोग याद करोगे, बाद में इनको पद से हटा दिया जाता तो गड़बड़ हो जाता। तो आप परेशान ना हो, 29 जून 2020 को इनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। यानी अब इनका कार्यकाल आप समझिए 20 से 21, 22, 23, 2023 तक चलेगा। क्लियर भाई? ये भी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल आए थे वेणुगोपाल जी, वैसे ये भी आएंगे। ठीक है भाई, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। चलिए अगले वीडियो उसमें आते हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भैया BCCI, इसके विषय में ज़्यादा बताना नहीं। सौरभ गांगुली विषय में आप सब लोग जानते हैं, भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, बंगाल के खिलाड़ी हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते थे इनको उन्होंने। और भारत में कई युवा खिलाड़ी इनको ही अपना आदर्श मानते हैं। फिलहाल BCCI के अध्यक्ष हैं, केवल 8-10 महीने ही अपने पद पे ये रह पाएंगे। BCCI के विषय में BCCI विषय में आप ये समझ लीजिएगा, विश्व में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, श्रीलंका का है, ये वर्ल्ड का सबसे महंगा या अमीर क्रिकेट बोर्ड है। और ये सब करने का श्रेय एक पूर्व अध्यक्ष हमारे हैं श्री जगमोहन डालमिया जी, उनको जाता है। उन्होंने उनको विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बनाया। तभी तो IPL जैसी प्रतियोगिता हो रही जहाँ पर एक एक खिलाड़ी की कीमत करोड़ों रुपए है। अब आप सोचिए, अगर IPL में 10 टीमें हैं, हर टीम में 15 खिलाड़ी, मतलब 150 खिलाड़ी हो गए। फिर कोच, स्टाफ, ये सब मिला के कितना महंगा है। और ये सब कौन देखता है? BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये सौरभ गांगुली हैं, क्रम इनका 39वां है। अगले भी अब BCCI के सचिव जैसा, इनके विषय में ज़्यादा बताना नहीं है, केवल क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है एग्जाम में अगर आया कि BCCI के सचिव कौन है? जैसा। बस एक बात पर्सनली आप जान सकते हो कि भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ये बेटे हैं, खुद भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं प्रथम श्रेणी के। चलिए गुजरात से अगला आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय में आपसे बता दें कि भैया राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इस 7 अगस्त 2018 को रेखा शर्मा को नवा इसका अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, संसद ने 1990 में एक अधिनियम पारित किया था। संसद ने 1990 में अधिनियम पारित किया है और उस अधिनियम के अंतर्गत 10 जनवरी 1992, याद रखिएगा 10 जनवरी 1992 को यह एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? 10 जनवरी 1992। अब आप सोचो, संविधान तो बन के तैयार हो गया था 1950 में ही, और ये कब बन रहा है? 10 जनवरी 1992 को। यानी ये संविधान में इसका उल्लेख तो हो नहीं पाएगा। तो ये संवैधानिक नहीं है, संविधिक। संविधिक जैसा मैंने कहा, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधिक। ठीक, ये किसी भी महिला, चूँकि महिला आयोग है तो महिला से जुड़े हुए किसी तरह की शिकायत को सुन भी सकती है, और कोई शिकायत ना भी करे तो भी ये स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। यानी न्यूज़ में पढ़े कि किसी महिला पे अत्याचार हुआ है तो ये स्वयं जाके वहाँ पे पूछताछ कर सकती है। यानी कोई शिकायत करे या स्वतः संज्ञान पे महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी उपायों को ये लागू करती है। ठीक है भाई। और पहली जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो श्रीमती कांता पटनायक जी थी। कांता पटनायक, हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला आता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भैया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त माननीय सुनील अरोड़ा जी हैं। 2 दिसंबर 2018 को इनका 23वां कार्यकाल है। याद रखिएगा, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका वेतन और एक तरह से कह सकते हो सम्मान या पद, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं। इनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता, इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का काम क्या होता है? चुनाव की देखरेख करना, चुनाव में चुनाव आचार संहिता लागू करना, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति का काम होती हैं। ये एक स्वायत्त संस्था है लेकिन अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक का मतलब ये न्याय तो कर सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, किसी को सज़ा ऐसे दे नहीं सकता है। और भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। वैसे चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त और भी होते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के चुनाव आयुक्त 3 होते हैं, जिसमें 2 मुख्य नहीं होते, 1 मुख्य होते हैं। एक बड़े चुनाव आयुक्त हुए हैं, नाम आपने सुना होगा, अभी हाल ही में शायद इनकी मृत्यु भी हो गई, TN सेशन। TN सेशन
इनके समय तक चुनाव आयुक्त एक ही होता था। अब उसको मुख्य कह लो चाहे चुनाव आयुक्त कह लो, लेकिन अब मुख्य बोलते हैं क्योंकि इनके अलावा भी 2 हैं, और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उन 2 में से जो वरिष्ठ होगा उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 25वें पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG। ये कौन है भैया? राजीव महल सिंह। चलिए इनके विषय में पहले आपको मैं इसे जनरल समझा दें कि CAG क्या होता है अपनी भाषा में, जनरल भाषा में। देखिए बहुत कठिन किताबिश बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं आप, ये समझिएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार अलग अलग जगह पे पैसा खर्चा करती है, पुल बनवाने में, सड़क बनवाने में, किसी तरह का नीलामी करने में। इनका काम होता है ये देखना कि पैसे का उपयोग सही से हो रहा है कि नहीं। इसलिए आपने नाम देखा होगा कंट्रोलर और ऑडिटर, ये ऑडिट करते हैं कि पैसे का उपयोग सही हुआ या नहीं हुआ। आपने सुना होगा मनमोहन सिंह की जो दूसरा कार्यकाल था कांग्रेस के, उसमें बड़ा नाम उठा था कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, ये सब घोटाले थे। यह कहा गया था कि जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए उसमें घोटाला हुआ, सुरेश कलमाड़ी जी ने किया, बाद में सज़ा भी हुई। ये सब घोटाले खोलने वाली संस्था कौन थी? CAG। ठीक, तो इसको भारत के जो हैं राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन आप ध्यान देना ये सरकार के घोटाले खोल सकती है। इसका मतलब सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगर सरकार का नियंत्रण होता तो उस समय के कैग CAG जिन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट स्पेक्ट्रम या कॉमनवेल्थ जो घोटाले की खोज की, तो सरकार उन्हें पद से हटा देती। तो CAG को इसीलिए सरकार के अधीन नहीं रखा गया, कंट्रोल में नहीं रखा गया है, ताकि ये खुलकर काम करे। ठीक है भाई। और ख़ास बात यह है कि अनुच्छेद 148 में के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का, या 65 वर्ष पूरी कर ले जो पहले हो जाए। मान लीजिए 65 साल के पहले हो गए तो भी हट जाएंगे, और 65 के नहीं हुए तो भी 6 साल के हो गए तो भी हो जाएंगे, यानी कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में जो सैटेलाइट होती हैं या और तरह के उपग्रह जाते हैं, अभी देखा होगा आपने, एक साथ 100 उपग्रह भेज दिए गए, सेंचुरी मार दी नॉट आउट वाली इन्होंने, है ना। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो इसरो कराता है। इसमें ज़्यादा नहीं समझना, बस जनवरी 2018 से इनको रखा गया है। ये 10वें हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। और इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। एक बड़े वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, विक्रम साराभाई जी। एक बड़े देश के वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई जी, वो पहले इसके अध्यक्ष थे। और एक नाम और आपने सुना होगा, आप जब भी सुनते हो ना सैटेलाइट कहाँ से निकली, आप सुनते होगे सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर, सतीश धवन। तो सतीश धवन भी देश के एक बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने सबसे लंबे समय तक, लगभग 12 साल तक इसरो के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दी। इस समय के सिवान जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं 27 की बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, 18 नवंबर 2019 को इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हालांकि पहले न्यायाधीश की बात करें तो सबको मालूम होगा J. कानिया साहब हैं, S.J. कानिया साहब, है ना, 1950 में पहले थे। और अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। अनुच्छेद 124 कहता है। ठीक है भाई। इन्होंने जगह ली है किसकी? रंजन गोगोई की। आपने नाम सुना होगा रंजन गोगोई, तो इन्होंने रंजन गोगोई जी की जगह ली है। और अभी इनका कार्यकाल बहुत बाकी है, लगभग 23 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखते हैं, 28वें नंबर पे हमारे आ गए हैं CBI के निदेशक। CBI नाम सबको मिला होगा, मालूम होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। इसके विषय में आप समझिएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939, 40, 41 में, उसके दौरान देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था। उस समय जो
अंग्रेज सिपाही थे और उन्होंने काफ़ी सारे भ्रष्टाचार किए अंग्रेज अधिकारियों ने, तो उनके भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक संस्था बनाई गई, वही है हमारी क्या, सीबीआई। हालांकि तब इसका नाम सीबीआई नहीं था, ध्यान रखना। तो 1941 में एक नए पुलिस बल का गठन किया गया तत्कालीन भारत में जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। बाद में 1 अप्रैल 1963 1 अप्रैल 1963 को इसका नाम पड़ा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और 2 फरवरी 2019 से ही सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। जैसे हमने अरविंद बोबड़े के लिए बोला कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, सीएजी के लिए बोला राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, सुशील अरोड़ा जो चीफ अपने इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए कहा मनोनयन राष्ट्रपति करेगा, है ना। लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि एसीसी करती है। एसीसी सीमेंट नहीं, एसीसी मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, शायद कभी आ जाए। तो इसका काम होता है कि बड़े बड़े पदों पे किसको अपॉइंट करना है उसके लिए एक कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, एसीसी। चलिए आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई के निदेशक शक्तिकांत दास जी हैं, 12 दिसंबर 2018 को बने हैं, ये 25वें हैं। आप जानते हैं आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई है, जिसकी स्थापना 1900 कब हुई, 1935 में। और भारत में 2 रुपये के नोट जो है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ये सारे नोट का निगमन करती है कौन, आरबीआई। 2 रुपये की बात मैं कर रहा हूँ, 1 रुपये का नोट नहीं, 1 रुपये का नोट आरबीआई नहीं छापता है, वो कोई और छापता है, वो अलग चीज़ है। उस पर आप देखिएगा आरबीआई के गवर्नर नहीं होते बल्कि वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ के अध्यक्ष, रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो लोग मूवी भी देखते रहते हैं, एक था टाइगर या इस तरह की मूवी, है ना, उनको ये मालूम होगा अच्छे से रॉ क्या है। लेकिन पहले समझिएगा, असल में इसकी कहानी भी थोड़ा हल्का सा बता दें। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, 1962 में, फिर 65 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 65 में, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की असमय मृत्यु हो गई थी आपका मॉस्को में ताशकंद समझौते की वजह से के दौरान। उस समय लगा कि यार पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है या चाइना आक्रमण कर रहा है, हम लोग सही स्थिति का आकलन नहीं कर पाए, तो एक ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो दूसरे देशों से वहाँ के माहौल और गुप्त सूचनाओं को भारत में लाने का काम करे। उसी सोच के दौरान रॉ की स्थापना हुई थी। रॉ की स्थापना होती है 21 सितंबर 1968 से। 1968 से मेन काम क्या है, आतंक को रोकना है, दूसरे देशों में अपने एजेंट को भेजना है, गुप्त ऑपरेशन चलाना है। और आपने नाम पढ़ा होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका काम है रिसर्च करना, कॉल डिटेल देखना या और चीज़ें। हालांकि फिल्मों में तो कुछ मनोरंजन के हिसाब से दिखा देते हैं कि रॉ के लोग जाके, है ना, पूरा देश तबाह कराते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी रॉ के लोग जो हैं देश से जुड़े ऑपरेशंस, और रॉ की वजह से ही कई बार देश बुरी स्थिति से बाहर निकला है। अजीत डोभाल जी जैसे लोग भी रॉ में ही पहले रह चुके हैं और कई काम इन्होंने ऐसे किए जो सेनाएं खुलकर नहीं कर सकती थी। तो भारत की खुफिया एजेंसी है। हालांकि ये संस्था नहीं है, याद रखिएगा, संस्था नहीं है, ये कैबिनेट का एक विभाग है। अब कैबिनेट का एक विभाग है, इसका मतलब इसकी जवाबदेही मतलब संसद के प्रति नहीं है। यानी संसद इनके लोगों को बुला के नहीं पूछ सकती कि बताओ तुमने सीरिया में, सोमालिया में या पाकिस्तान में ये ऑपरेशन क्यों अंजाम दिया। अगर ऐसा होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो राजनीतिक प्रेशर पड़ेगा ना। तो ये संस्था नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, संस्था नहीं है, ये कैबिनेट का एक विभाग है। इसीलिए संसद के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम अपने देश में पारित हो चुका है। अब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं कि कानपुर में कितने विकास कार्य हो चुके हैं, या अब तक कितने प्रधानमंत्री जिन्होंने सैलरी ली है, बकाया, सब कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन सूचना के अधिकार में आप भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां नहीं ले सकते हैं। जैसे रॉ से संबंधित आप कोई जानकारी नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं पता कर सकते हो कि बताओ पाकिस्तान में कौन कौन से एजेंट हैं, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर, फ़ोटो दो, वो सब नहीं बता सकते हैं। या रॉ में अब तक कितने लोग शहीद हुए,
तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, वैसे अभी तक जितने भी लोग मैंने बताए, खास तौर से हमने आपने CDS जो हैं विपिन रावत जी के विषय में बताया, उसके बाद नौसेना अध्यक्ष विषय में बताया, थल सेना अध्यक्ष बताया, डोभाल जी के विषय में बताया है, इसरो के चेयरमैन के विषय में बताया है, और रॉ के विषय में बताया है। इन सबको विषय में बताने से बड़ा अच्छा लगता है यार। ये लोग ही तो हैं जिनकी वजह से हम लोग बैठ के आज स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं, है ना। अगल बगल इतनी टेंशन है, पाकिस्तान, है ना, चाइना, और अब तो मेढक को भी जुकाम हो गया, मतलब नेपाल भी आंखें दिखा रहा है लेकिन चलिए, तो इन सबसे निपटते यही लोग हैं, ये सबसे निपटने का काम यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अब इनके विषय में ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि इनसे बहुत से लोग नाराज़ रहते हैं, क्योंकि SSC के एग्ज़ाम ये सही से कराते नहीं हैं। तो चलो इनके विषय में हम इतना ही बता दे रहे हैं, है ना, कि ये कुल मिला के जम्मू कश्मीर के IAS अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति भी ACC यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजराज शर्मा जी हैं, 22 अक्टूबर 2019। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लोकपाल। भैया बड़ा आंदोलन चला था, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, इन सब ने अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में बड़ा एक वो चलाया था आंदोलन, अन्ना हजारे वाला। तो उसी से शब्द, हालांकि मांग बहुत पहले से उन्होंने करी थी, तो वहीं मांग को पूरा किया गया। लोकपाल की बात करी तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लेखपाल मैं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लोकपाल हैं। और उनकी नियुक्ति में आदरणीय मतलब जो प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हैं वो, उसके अलावा आपके रंजन गोगोई जी जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, प्लस सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष, उस समय की अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, और मतलब इन सबको भी शामिल किया गया कि किसको भारत का पहला लोकपाल बनाए। हालांकि इसमें विपक्ष का नेता भी इस कमेटी में शामिल होता है। उस समय विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे कांग्रेस के, लेकिन वो आया नहीं, वो एक अलग राजनीति का विषय है। तो भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, 19 मार्च 2019 से। अगला भैया सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त विमल जुल्का हैं, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विनय जुल्का। बस इनके विषय में इतना ही बता रहे हैं, ये 7वें हैं क्रम से। अगला भैया IB क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये आप कह सकते हो कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी संस्था है, पूरे विश्व की सबसे पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना तो 1887 में ही हो गई थी, 1887 में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी, है ना। और बाकी ये मान सकते हो कि इस समय जो IB के अध्यक्ष हैं हमारे अरविंद कुमार जी, ये IAS रह चुके हैं। असम मेघालय जो है वहाँ के IAS अधिकारी हैं और कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और IB के अध्यक्ष बनने के पहले ये कश्मीर के ही विशेष सचिव थे, है ना। उसके अलावा उग्रवाद, वामपंथ, इनमें भी बड़ा स्पेशलाइजेशन इनको हासिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। भैया आप समझ गए होंगे नाम से ही, डिफेंस में रिसर्च करते हैं, जैसे नए नए हथियार कहाँ से बनेंगे, कैसे अच्छे पैराशूट बनेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ खा लिया जाए जिससे सियाचिन में लोगों को ठंडी न लगे, अच्छे जूते, अच्छे रात में देखने वाले चश्मे, ऐसी चीज़ें जिससे, मतलब ये सब चीज़ें पर रिसर्च करना और बनाना, ये DRDO का काम है। रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है ये। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, लेकिन मेन पुनर्गठन इसका होता है 1958 दिसंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देश में जो भी पैसे का लेन देन इधर उधर होता है, शेयर मार्केट वाला, वो सब सेबी देखती है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है या 65 साल की तक होता है। और सेबी की स्थापना 1992 मुंबई में हुई थी, 1992 मुंबई में हुई थी। इस समय के अध्यक्ष माननीय आदरणीय अजय त्यागी जी हैं और पहले इसके अध्यक्ष UK सिन्हा जी थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। भैया रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष 1980 के भारतीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रेलवे सेवा के अधिकारी, भारतीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रेलवे सेवा के अधिकारी विनोद कुमार यादव हैं। 1 जनवरी 2020 से इनको दोबारा बनाया गया है और बड़े सम्मान की बात है कि अपने यूपी के ही हैं। और यूपी में भी कहाँ के? जहाँ के देश के इस समय अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के शहर के हैं, अर्थात ये गोरखपुर के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। 15 मार्च 2019 से ये अध्यक्ष बने हैं। LIC जो है वो 1 सितंबर 1926 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1926 को मुंबई में स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हेमंत भार्गव जी। और अभी के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी। और हाँ भाई, लगातार जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो। वीडियो हम बना नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से बनाया है, लेकिन फिर भी लाइक कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है भाई। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कह सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक यही है। और कैलकाटा, बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से 1803-4 के आसपास इसका हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 1803 या 1804 में इसकी स्थापना हुई है। आप लोग सर्च कर लीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं आता, 1803 या 1804 में बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में इसकी स्थापना हुई और बाद में इसका बना के इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये भारत की सबसे बड़ी बैंक भी है, सबसे पुरानी बैंक भी है। देखिए, सबसे बड़ी और पुरानी यही है, और केंद्रीय बैंक कह दोगे तो RBI है, ठीक है। और इसकी इस समय के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी हैं, और रजनीश कुमार जी ने जगह ली है, वो ली है अरुंधति भट्टाचार्य जी की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। 17वें सलाहकार है। भारत को सलाह देना, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देना, केंद्र और राज्य सरकार के जो भी टैक्सेस होते हैं, टैक्स, वो लेन देन करना, किसको कितना टैक्स मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए। भारत की जो योजनाएं हैं, खाद्यान्न योजना से लेकर और भी योजना, जनधन खाते वाली, इन सब के विषय में सलाह देने का काम मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। 7 दिसंबर 2018 से ये 17वें हैं। अगला भैया UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष जो हैं अरविंद सक्सेना जी हैं। ये एक तरह का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब संविधान में इसका उल्लेख है। संवैधानिक का मतलब किस में हो गया? संविधान में इसका उल्लेख हो गया। संविधान का भाग जो 14 है, संविधान का भाग जो 14 है, उसमें अनुच्छेद 315 से लेकर 325 तक, 315 से लेकर 325 तक में UPSC के विषय में कहा गया है। UPSC जो होता है, ये संघ लोक सेवा आयोग होता है। ये केंद्र सरकार के लिए और अलग अलग राज्य सरकारों के लिए, जैसे केंद्र सरकार के लिए ये क्या हो गया? संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य सरकार के लिए राज्य संघ लोक सेवा आयोग, यानी UPSC उधर UPPCS, है ना। इस तरह का सिस्टम चलता है। 1 अक्टूबर 1926 की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926। और जो नौकरशाह हैं, मतलब IAS हैं, PCS हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, उनके लिए आयोजित जो एग्ज़ाम होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, है ना, नियुक्ति करना, IPS अधिकारियों की नियुक्ति करना, IFS, है ना, विदेश विभाग में नियुक्ति करना, ये सब चीज़ों काम जो होता है, इनका चयन, साक्षात्कार, ये सभी UPSC करती है। बच्चों, 41 नाम मैंने बताए हैं, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, अगले वीडियो के लिए वेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।